अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हुसैन और ये है रेड जोन फाइल्स। पहले आज की टॉप स्टोरीज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान से हफ्ते में 2 रोज़ मुलाकात की इजाज़त दे दी। क्या अदालत की इजाज़त के बाद तहरीक इंसाफ का गिला शिकवा दूर हो गया? इस्टेब्लिशमेंट से मामलात बेहतर करने के लिए PTI मुतहरिक, इत्तेहादियों से इमरान खान को मनाने की दरख्वास्त। क्या पार्टी खुद अपने बानी को राज़ी करने में नाकाम रही? और ईद के बाद एहतजाज के लिए तहरीक इंसाफ को JUI की ज़रूरत। क्या मौलाना साहब इलेक्शन के तहफ़्फ़ुज़ात एक साइड पर रखकर PTI का साथ देंगे? नाज़रीन, तमाम मामला पे आज हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले आज की बड़ी खबर। इसमें कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ मौजूदा मुल्क की सियासत में एक मरकज़ी और मकबूल जमात की हैसियत रखती है। गो कि आजकल इस जमात का सितारा गर्दिश में है, मगर इसकी वजह PTI की माजी की अपनी सियासी गलतियाँ और हिकमत अमली है, जिसके बायस ये जमात आज मुश्किल दौर से गुजर रही है। लेकिन कभी कभार उनके लिए भी कोई अच्छी खबर आ जाती है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान से अडियाला जेल में मंगल और जुमेरात को मुलाकातें बहाल कर दी हैं। साथ ही अदालत ने हुक्म भी दिया है कि इमरान खान से मुलाकात करके आने वाले मीडिया टॉक नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही शख्स इमरान खान से मुलाकात कर सकेगा, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत की है। सलमान अकरम राजा को अपने दरमियान पाकर सहाफ़ियों ने उनसे सवालात भी कर डाले और राना सनाउल्लाह के हालिया इंटरव्यू के तनाजुर में पूछ लिया कि क्या इमरान खान 9 मई पर माफ़ी मांग सकते हैं? इमरान खान कोई माफी नहीं मांगेंगे, मुझे नहीं इस बारे में इल्म जी, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान किसी से कोई माफी मांगेंगे तो इस ख्याल को आप खारिज इम्कान कर दें। नाज़रीन, इमरान खान से फैमिली मेम्बरान और पार्टी क़यादत की मुलाकातें तो इस अदालती हुक्म से पहले भी होती रही थी, मगर SOPs के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं की हफ्तावार आम मुलाकातें नहीं हो रही थी, जिस पर इमरान खान के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया तो कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पर मुश्तमिल 3 रुकनी लाजब बेंच ने आज इन मुलाकातों का हुक्म दे दिया। यानी अब ये कहा जा सकता है कि PTI का मुलाकातें न होने का जो गिला था वो अब बहुत हद तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हल कर दिया है। अदालत के रूबरू जेल सुपरिटेंडेंट के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दिसंबर तक हफ्ते में 2 दिन ही मुलाकात कराई जा रही थी। जनवरी में इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा हुई, जिसके बाद उनका स्टेटस तब्दील हो गया। मजीद ये कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से 2 दिन की बजाय मंगल ही को 2 मुलाकातें करनी थी। वकील के मुताबिक ये जेल मुलाकातों की सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसी बयानबाजी गलत है। सियासी बातचीत पर 98 दरखास्तें निपटाई जा चुकी हैं। नाज़रीन, पिछले दिनों कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी मीटिंग में तहरीक इंसाफ ने ऐन मौके पर शिरकत से इनकार कर दिया था कि उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जा सकी। हालांकि उसी दिन जब इजलास हो रहा था, उस वक्त अडियाला जेल में अलीमा खान और बैरिस्टर गौहर वानी PTI से मुलाकात कर रहे थे। फिर बाहर आकर उन्होंने बाकायदा मीडिया टॉक भी की। देखा जाए तो एक तो उस दिन हुकूमत से मिस हैंडलिंग हो गई थी, वो सही तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज ना कर पाई। दूसरा ये कि PTI की फैसला तब्दील करने में जल्दबाजी ने इस हिकमत अमली का पोल भी खोल दिया। ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ अब इमरान खान की रिहाई के लिए दोबारा मुतहर्रिक है। पार्टी इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजराई के खात्मे और रिलीफ हासिल करने के लिए संजीदा हो चुकी है। एक खबर के मुताबिक PTI ने इस सिलसिले में अपने इत्तेहादियों से दरख्वास्त की है कि वो माहौल को ठंडा करने के लिए इमरान खान को कायल करें। तहरीक इंसाफ ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का नया मरहला शुरू करने जा रही है, मगर इस पार्टी के कई रहनुमा माजी की महाजराई की सियासत को दोहराना नहीं चाहते, क्योंकि पार्टी के अंदर सोशल मीडिया का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल जो है वो PTI के लिए मुश्किलात का बाइस बनता जा रहा है। ईद के बाद अगर तहरीक इंसाफ एक बड़ा पावर शो करने के मूड में है तो उन्हें मौलाना फजल रहमान का साथ हर सूरत दरकार होगा, मगर मौलाना तो खुद हुकूमत और सिस्टम से नाराज़ हैं। एक TV शो में मौलाना ने फिर 2024 के इलेक्शन पर सवाल उठाया। उनके मुताबिक वफाक के साथ सूबों में भी इलेक्शन को मैनेज किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में भी मैंडेट अवामी नहीं है। मौलाना के सियासी तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, मगर इनका अफगानिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ क्लियर है कि जंग न तो अफगानिस्तान और न ही पाकिस्तान के लिए मुफीद है। अगर जंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो कदम रोक लेना चाहिए। ऐसे में हुकूमत के सामने भी चैलेंजेस उभर रहे हैं।
दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तफाक राय बनाने में दुश्वारी का सामना है। इसके लिए तमाम सूबों की तमाम जमातों को हम आवाज़ होना होगा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ऐसा नज़र नहीं आ रहा और इन्हीं दो सूबों में हालात भी ज़्यादा कशीदा है। नाज़रीन, अब ये जो सूरत हमारे सामने है और जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हुई इनके हवाले से बात करते हैं। हमें ज्वाइन करें जनाब फैसल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं और वकील भी हैं। जी फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा फैसल साहब, दो चीज़ें मैं आपसे जानना चाह रहा था। एक तो ये जो आज जो फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि इमरान खान साहब के हवाले जो हैं वो 2 दिन मुलाकात हो सकती है, ये अच्छी खबर है, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के लिए भी अच्छी खबर है। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा जो उन्होंने एक कदगन लगा दी कि अदालत ने कि बाहर आकर आप मीडिया टॉक नहीं कर सकते। अच्छा, अब पर्सनली फैसल साहब मुझे तो ये चीज़ बड़ी अजीब सी लग रही है कि इसकी मंतक क्या है कि आप अगर वहाँ के अगर आप बात नहीं कर सकते तो आप वहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाके वहाँ पे बात कर लेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि इसकी आपको क्या मंतक समझ आ रही है, और दूसरा ये कि अगर ये ठीक नहीं है बात तो फिर तहरीक इंसाफ ने जो इस पे अग्री किया वो ठीक था। इसका तो मतलब ये है कि आप इमरान खान का जो नैरेटिव है वो आप बयान नहीं हो सकेगा। ज़ाहिर है पहले अलीमा खान आती थी, वो गुफ्तगू करती थी, या जो लॉयर्स मिलने जाते थे वो इमरान खान साहब का पैगाम जो है वो बाहर शेयर करते थे। ज़ाहिर है इमरान खान साहब से जो भी मुलाकात होगी तो उसमें बात तो पॉलिटिकली होगी, और तो कोई ज़ाहिर है कोई और चीज़ तो हो नहीं सकती। सो जो पॉलिटिकली हम गुफ्तगू करते हैं वो अगर बाहर नहीं आएगी तो इसका जो नैरेटिव, वॉर ऑफ नैरेटिव है, ये तो सारा आप भी देखिए ना, हुकूमत के पास यही जो कहते थे कि ठीक है जी हुकूमत के पास नैरेटिव नहीं है, बाकी ताकत भी है, उन्होंने एक सारा मामला होल्ड किया हुआ है ताकत के बलबूते पर, तो नैरेटिव की जो वॉर है वो तो इमरान खान जीत रहे थे। तो अब ये जो नया एक मामला किया गया है कि नैरेटिव जो है उसी को जो है वो आप डिसबैंड कर दें, रोक दें, तो ये मामला एज ये ए अच्छा फैसल साहब, थोड़ी सी वजाहत कर दें इसमें, थोड़ी सी वजाहत कर दें, क्योंकि जो क्या उसमें बिल्कुल क्लियरली जो हुक्म दिया अदालत ने उसमें यह कहा गया है कि जो कुछ भी बातचीत होगी इमरान खान साहब से जेल की मुलाकात में, वो कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी शख्स जो है वो उसको यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसके हवाले से कोई बात नहीं कर सकता। ये ऑर्डर है या सिर्फ कि जी फिजिकली अडियाला के बाहर आके आप बात नहीं कर सकते? नहीं, जो प्रोसिक्यूटर साहब की गुफ्तगू है उससे तो यही लगा है कि जो मामला है वो तो यही है कि आप बात नहीं कर सकते हैं किसी भी जगह पे। सो इसमें अडाला से होना या जो ना होना जो है वो बात नहीं है। उनका ये कहना है कि ये जो है मामला, ये जनरल एक ब्लैंकेट बैन जिसको कहते हैं हम, ब्लैंकेट बैन होगा, और अगर एक्सेप्शंस ऑर्डर में नहीं क्रिएट होंगी तो सर फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर तो आपको ये जो सारा मामला है ये चीज जो है वो करने में काफी दिक्कत आएगी। जाहिर है वो एक ऐसा फिर जो मुलाकाती उनसे बैन करेगा, मुलाकात करेगा, और वो अगर बात करेगा तो बाद में उसकी मुलाकात रोक दी जाएगी। तो इस तरह से जो सिलसिला है वो तो लिमिटेड होता जाएगा। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी वहाँ पे नुमाइंदे थे, मेरे ख्याल में सेक्रेटरी जनरल साहब मौजूद थे, उन्होंने एग्री कर लिया इस बात को और उनकी अग्रीमेंट के बाद ही ऑर्डर हुआ है। इज दैट करेक्ट? नहीं, उन्होंने एक स्टेटमेंट तो दी है, लेकिन अब स्टेटमेंट वहां पे क्या ली गई है, वो स्टेटमेंट किस तनाजुर में दी गई है, वो बड़े सीनियर वकील हैं, बड़े वो अच्छे वकील हैं, ये तो नहीं हो सकता कि वो उन्होंने वो स्टेटमेंट किस लिए किस तनाजुर में दी, उस स्टेटमेंट का जो है वो क्या मामला था, क्या सिलसिला था, वो चीजें तो फिर देखनी पड़ेंगी जब ऑर्डर आता है। वो जो कन्फ्यूजन है बहुत ज्यादा, क्योंकि जो प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं या उनके जो दूसरे रिपोर्टर्स हैं, मैंने उनसे पूछा है कि क्या ये अमूमी नौयत का ऑर्डर है या कोई एक्सेप्शंस क्रिएट की गई हैं, तो उनका ये कहना है कि ये अमूमी नौयत का ऑर्डर है, यानी सबके ऊपर ब्लैंकेट बैन होगा। तो ये मामला जो है वो मेरे लिए तो फिर ये काफी अलार्मिंग होगा, क्योंकि अगर हम इमरान खान साहब का नैरेटिव नहीं दे पाएंगे तो सर फिर बात ये है कि पीटीआई में तो इमरान खान का नैरेटिव चलता है। फैसल साहब, ये एक तो चले, अभी मेरे ख्याल में आप भी कह रहे हैं कि थोड़ी क्लैरिटी की जरूरत है, बीच में तो कोई ऐसे, हाँ आप भी कह रहे हैं कि थोड़ी क्लैरिटी की जरूरत है, वो आ जाएगी, नहीं है जिसकी बात लोग सुने। बिल्कुल, लेकिन ये यानी मैं तो उस तरीके से भी सोच रहा हूँ कि ये ऑर्डर जो है ये इम्प्रैक्टिकल है। यानी ये मुमकिन कैसे है कि कोई शख्स मिल के आ रहा है और फिर उसके बाद वो आगे चलने खुद ट्वीट नहीं करते, वो किसी और के थ्रू ट्वीट हो जाएगी। यानी ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन तो यानी इम्पॉसिबल है रोकना ये।
देखिए, असल में तो जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो रोकना चाहते हैं, जो जेल के बाद टॉक्स होती हैं, जो कि फिर आप मीडिया ग्रैब हो जाता है, जो एक फौरी तौर पर नैरेटिव आता है। बाकी ज़राए से चलने वाली जो गुफ्तगू होती है वो इतनी मुस्तनद, उसका वेटेज नहीं होता। जी जी। ख़ासा बात ये है कि अगर आप ज़राए से बात करते हैं तो ज़राए से गुफ्तगू इतनी मुस्तनद नहीं होती है। ज़ाहिर है जब अलीमा बीबी आके बात करती हैं या करते हैं तो देयर इज़ अ फेस बिहाइंड द गुफ्तगू के होता है, जो टॉक्स हैं, तो फिर आप वो एक ऑथेंटिकेशन भी आती है। जो हम्म। ज़राए से चलने वाली खबरें हैं उसमें उसका मुस्तनद होना, ना होना, लोगों का उस पे ट्रस्ट करना, ना करना, वो एक डिफरेंट फिर पैरामीटर में आ जाती हैं। तो इसलिए ये जो सारा नैरेटिव को डैमेज करने के लिए हम्म। एक जो है ये सारा मामला किया गया। अब उसकी जो इमरान खान साहब का अगर नैरेटिव बाहर नहीं आएगा, फॉर एग्जांपल अगर उनका मीडिया पे बात नहीं आएगी जैसे हलीमा बीबी पहले करती थी, तो फिर वो उसमें जो फोर्स है वो कमी आएगी। ज़ाहिर है क्योंकि एक नैरेटिव ही एक ऐसी चीज़ है जिस पे ये हुकूमत काफ़ी बैक फुट पे थी। इनका नैरेटिव नहीं बन रहा था। लेकिन उसका तो उन्होंने ये फिर हल निकाला है कि आप नैरेटिव ही जाके कंट्रोल कर लें। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा एक दो इशू और थे, मैं चाह रहा था कि आपसे बात हो जाए। एक तो ये जो पिछले चंद दिनों से ये बात चल रही है कि जो इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको कहा जा रहा है कि वो इमरान खान साहब से बात करें और थोड़ा सा जो उनका एक लचक नज़र नहीं आती उनके रवैये में, ख़ासतौर पे इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, उसमें उनसे उनको मनाया जाए, उनको समझाया जाए। ये फैज़ साहब, इसको अब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा ही है कि देर इज़ राइजिंग कंसर्न विद इन द पार्टी कि जी इमरान खान साहब और सोशल मीडिया का जो रवैया है उससे इंगेजमेंट नहीं हो पा रही इस्टेब्लिशमेंट से, और इसमें इसके लिए खान साहब को थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है। नहीं, फ़ाज़ साहब, बात ये है कि ये बात स्टोरी तो एक है, लेकिन गुजारिश ये है कि शायद कुछ चंद लोगों की ओपिनियन भी हो, बट इमरान खान एंड सोशल मीडिया, यही वो दो ताकतें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन में जिताया। इमरान खान साहब की शख्सियत, उनका नज़रिया और उसका प्रचार जो सोशल मीडिया से होता है। सोशल हम्म। मीडिया पीटीआई की ताकत है। पीटीआई की ताकत को अगर कोई भी समझता है कि इस तरह से दबाने से वो जो है अपनी ताकत गिव अवे करने से वो कोई बात हो जाएगी, तो ऐसी बात नहीं है। इट टेक्स टू टू टैंगो, ताली दोनों हाथों से बजती है। अब अगर एस्टैब्लिशमेंट अपने रवैयों पर नजरसानी नहीं करती, हुकूमत अपनी रवैयों पर नजरसानी नहीं करती, तो ये बातचीत मुमकिन भी नहीं है। लेकिन फैसल साहब, इसमें जो ये एक बाकायदा तौर पर ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर काफ़ी ऐसे लोग हैं, सीनियर लोग हैं, जो ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ थोड़ा सा हमें एक मज़ीद पॉजिटिव इंगेजमेंट की ज़रूरत है, और वो इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से कन्फ्लिक्टिंग मैसेजिंग हो रही है। यानी एक तरफ वो पॉजिटिव बात होती है, फिर सोशल मीडिया से फिर ज़रा सख्त बात हो जाती है, फिर खान साहब को सख्त बात कर देते हैं। तो ये जो एक कशमकश जारी है जमात के अंदर कि वो हाउ टू इंगेज विद द इस्टेब्लिशमेंट, इसमें कुछ क्लैरिटी आ रही है या अभी भी जो है वो लोग सिर्फ इस बात पे डिपेंडेंट हैं कि खान साहब क्या करेंगे और फिर हम उनको फॉलो करेंगे? देखिए, बात ये है कि आप किस तनाजुर में इमरान खान साहब की जो बात में जो शिद्दत है, ज़बान में जो तलखी है, उसकी वजूहात भी तो है ना। आपने उनकी बेगम को, उनकी फैमिली को, उनको 20 महीने से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, पॉलिटिकल आप उनको सजाएं दे रहे हैं। आप उनकी पार्टी को भी आपने सिंबल भी छीना, आपने इलेक्शन भी छीना, उनके वर्कर्स को, उनके बच्चों को, उनके पार्लियामेंटेरियंस को, उनके बीवी बच्चों को, उनके घरों को भी आपने जो है वो उनका वकार मजरू किया है। तो आप कौन सी ऐसी जो है अभी 26 नवंबर को हमारे पास 14 जो है लाशें हमें उठाना पड़ी हैं, तो 17 लाशें अब हो गए, 17 शहीद हो गए हैं। इश्यू ये है कि इन सारी बातों पे आप जो मुक्तदरा है उसको भी तो कोई रिवाइज करना है अपनी पॉलिसी, या सिर्फ स्टिक पॉलिसी रखनी है। स्टिक से तो आपके रेवड़ हैं के जा सकते हैं, इमरान खान तो कभी भी नहीं मानेंगे इस बात को। सो वन हैज टू अंडरस्टैंड कि आप किससे बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब से बात करनी है तो आपको उनकी पॉलिटिकल हैसियत या कद जो है उसको तस्लीम तो करना पड़ेगा, क्योंकि उनको तस्लीम किए बगैर तो ये बात होगी ही नहीं। और अगर ये कहना चाह रहे हैं कि सबमिट कर दें, तो इमरान खान इज नॉट अमंग्स दोस्त जो कि सबमिट करें। जैसे मैंने तो आपसे पहले अर्ज किया है ठीक है, तो कि ये बॉटम सोशल लाइन मीडिया ये को है, अगर आप सबमिट करेंगे तो आप बॉटम अपनी लाइन ये ताकत है, जो है वो ठीक, विड्रॉ बॉटम कर लाइन ये है लेंगे। कि जो खान साहब जो अभी जिस तरीके से जो बातचीत हो रही है, जिस लहजे में बात हो रही है, जो भी करख्तगी है वो रहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। खान साहब की तरफ से कोई अकोमोडेशन नहीं होगी, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी जब तक दूसरी तरफ से इन ए सिमिलर वेन को नरमी ना हो।
दिस इज द बॉटम लाइन। देखिए उसकी देखिए कि फाद उसकी देखिए चेंज हो सकती है फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी, फॉर द सेक ऑफ सिस्टम। बट अगर आप ये कहें कि आप जबान बंदी करें और आप बिल्कुल ही ना बोलें और हम आपकी गर्दन पे घुटना भी रखेंगे और आपको बोलने भी नहीं देंगे और आपको हम एहतजाज भी नहीं करने देंगे, आपकी पार्टी को भी खत्म करेंगे, आपका इलेक्शन भी छीनेंगे, आपकी फैमिली को भी टारगेट करेंगे, आपके पार्लियामेंट, तो फिर ये हो नहीं सकता ना। आप सीबीएम जो है पहले गवर्नमेंट ले। फॉर एग्जाम्पल अगर ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग से पहले इमरान खान साहब को या तो वहां पे वीडियो लिंक के जरिए आ जाता तो भी हो सकता था, या आप उनके वफद को भेज देते मिलने के लिए। सो यू नो ये सीबीएम हुकूमत की तरफ से कुछ एक ऐसा वहां पे लोग हैं, ख्वाजा आसिफ जैसे, तलाल चौधरी जैसे, ये जो टेम्परेचर नॉर्मलाइज नहीं होने देते। अच्छा फैसल, अभी अगर ये टेम्परेचर हायर है, हाँ ठीक है, अगर अभी को सीबीएम करना हो, गवर्नमेंट को कोई इस तरह का इंडिकेशन देनी हो कि वो थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव काम करना चाह रहे हैं, बट अगेन प्रैक्टिकली वो क्या कर सकते हैं? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो अदालतों पे जो प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आपने दबाव कायम किया हुआ है, आप उसको फारिग करें। जैसे 9 मई के केसेस हैं, जो इमरान खान के जो लाहौर वाले लीडरान हैं हमारे, शाह महमूद साहब हैं, बाकी हैं जिनके ऊपर झूठे केस है, 2-2 साल हो गए, उनकी जमानतें हों। इमरान खान साहब की जमानतें हों। इमरान खान साहब को आप थ्रू एक जो प्रॉपर लीगल प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करने दें, उसमें इंटरफेयर ना करें। और इमरान खान साहब की जो लीगल राइट्स हैं उनको तो आप इंश्योर करें। देखिए अगर आप ये कहें कि इमरान खान साहब को आपने बाहर भी नहीं आने देना, उनकी खबर भी नहीं आने देनी, उनकी शक्ल भी नहीं आने देनी, उनकी आवाज भी नहीं चलने देनी, और इमरान खान जो है फिर भी वो खामोशी इख्तियार करे, तो ये बात फिर बनती नहीं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब हमसे गुफ्तगू करने की। फैसल चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम रहनुमा हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। अब इसमें ये क्लियर हो रहा है जो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक ओवरऑल पॉलिसी है जिसके हवाले से पार्टी के अंदर भी बहुत तशवीश पाई जाती है, वो तब्दील होने नहीं जा रही। मैंने भी काफ़ी मुख्तलिफ पीटीआई के दोस्तों से इस हवाले से बात की और जनरली सेंस ये आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर कोई इस तरह का एक फेयर है कि जी हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो वो फेयर हो सकता है जेन्युइन हो, लेकिन उसके लिए अगर कोई तब्दीली जो है उनकी पॉलिसी में आनी है तो बहुत ही नज़र नहीं आ रही। ना तो इमरान खान साहब जेन्युइनली रेडी हैं कि वो किसी भी तरीके से जो है वो अपना जो एक पोजीशन उन्होंने ली हुई है, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली हुई है, उसको किसी भी तरीके से डाइल्यूट करें। और दूसरा उनकी जमात के जो अहम लोग हैं उनकी आर्ग्यूमेंट है कि देखिए अगर आप हमें कहते हैं कि जी हम अपने सोशल मीडिया को जो है वो बिल्कुल खामोश करा दें या उसकी आवाज़ भी दबा दें, तो ये तो हमारा सबसे बड़ा वेपन है। अगर हम नहीं करना ही है तो ये हम एज ए स्टेप 1 नहीं करेंगे, ये हम एज ए लास्ट स्टेप करेंगे अगर मामला आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर इन तमाम चीज़ों को सामने रखें तो क्लियर होता है कि इस वक्त हमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आ रही पीटीआई का जो एक मौक़िफ़ है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उस हवाले से। वील टेक अ क्विक ब्रेक, वापस आएंगे तो JUIF क्या सोच रही है। बहुत ही अहम उनका रोल बन गया है पिछले चंद हफ्तों से। इस वक्त क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो इत्तेहाद बनाने के लिए तैयार हैं, और ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो मामलात हैं उसमें JUIF कितना हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। एक बहुत ही अहम रहनुमा में ज्वाइन करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन ब्रेक के बाद खुश आमदेद। जैसे मैं बात कर रहा था कि अब आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज है वो ये है कि JUIF के साथ उनके ताल्लुकात कैसे होंगे। मौलाना फजल रहमान साहब का रोल, जैसे मैं पहले कह रहा था कि बहुत ज़्यादा अहम हो गया, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उसमें मौलाना फजल रहमान साहब इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस शायद टॉप पोजीशन पर हैं, क्योंकि उनके गिर्द इन मैनी वेज पाकिस्तान की सियासत घूम रही है। वो किस तरफ जाएंगे, वो क्या करेंगे, और ख़ास तौर पर जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो वो पोजीशन ले रहे हैं जिसमें कम अज़ कम मुझे तो बहुत क्लैरिटी नज़र आ रही है, उसके नतीजे में क्या जो है वो रियासत को मज़ीद क्लैरिटी मिल सकती है, और क्या पॉलिटिकल कंसेंसस बनाने में भी जो है वो मौलाना साहब कुछ हद तक अपना रोल अदा कर सकते हैं। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेटी क्वेश्चन जो मैं आज लेके जा रहा हूँ कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ, पाकिस्तान JUIF के बहुत ही अहम रहनुमा हैं। जी अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। अच्छा कामरान साहब, पहले तो मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रहा था कि जो अभी मौलाना साहब ने एक बहुत ही अहम इंटरव्यू भी दिया है एक दो दिन पहले, और उसमें उन्होंने जिक्र भी किया कि ये जो मामला है मैंडेट का, तो उसमें तो PTI का जो मैंडेट है वो भी जाहिर बात है वो समझते हैं कि ये मैनेज था जिस तरह के बाकी सूबों में और बाकी वफाक में भी मैनेज था। ये जो मामला है मैंडेट का, ये
जो है ये भी वो जो एक आपने लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स दी थी पीटीआई को, उसमें क्या ये भी शामिल है? और वो उन कंप्लेंट्स, उन जो भी आपकी रंजिशें थी, उनको उनका अजाला हुआ है या अभी जूं का तूं मामला जो है वो अटका हुआ है? ये भी उसमें शामिल है। ये एक उसका एक हिस्सा है यकीनन। और जो जवाब आया था उसमें यही कहा गया था कि आपके तमाम मामला को एड्रेस किया जाएगा। अब ईद गुजर जाए, फिर उसके बाद देखते हैं। हमने भी अपना जनरल काउंसिल बुलवाई हुई है, हमारे अदारे भी अपने फैसले करेंगे और इजलास उनका बुलवाया है ईद के बाद। इसके बाद देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या जवाब मजीद आता है। या आज मुझे सलमान अकरम राजा साहब अदालत में मिले थे, आमना सामना हुआ था, उनका कोई बात करनी है, फिर वो पता नहीं कहाँ चले गए। मैं खुद भी फिर अपना केस करके निकल आया। तो मेरा ख्याल है कि ईद के बाद जब जरा हाथ पाँव खुल जाएंगे, मुंह खुल जाएगा, फिर आराम से फिर बैठेंगे, फिर थोड़ा सा रिलैक्स माहौल में बैठना होता है। लेकिन इसमें कामरान साहब इसमें जो एक इशू है, जी जी प्लीज कंटिन्यू। हम इसमें जो है ना, जो भी हमारे दरमियान उनके दरमियान तय हो, उसको हम तहरीरी शक्ल में भी लाना चाहते हैं। अच्छा, अब तहरीरी शक्ल में आएगा तो जाहिर बात है उससे बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त जो दो इश्यूज़ जो हैं वो बहुत अहम है अपोजिशन के लिए। पहला तो ऑफ कोर्स ये कि जी ईद के बाद क्या करना है, एहतजाज करना है नहीं करना, अगर करना है तो कैसा करना है। और उसमें कम अज़ कम यानी मेरा कामरान साहब ये तज्जिया है कि अगर JUIF उस एहतजाज में शामिल नहीं होता तो उसकी कोई ज़्यादा हैसियत रहेगी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ दहशत गर्दी वाला इशू है जिसमें मौलाना साहब ने, आपकी जमात ने एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक पोजीशन अपनाई जो है वो अडॉप्ट की है। और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा प्रॉबेबली क्लैरिटी मुझे उसमें नज़र आ रही है। अब उस इशू को मद्देनज़र रखते हुए आप तहरीक इंसाफ को क्या एडवाइस करेंगे कि अभी एहतजाज करना चाहिए या फ़िलहाल ये वक्त ठीक नहीं है? ऐसा है कि अगर बात अगर के साथ है, अगर तो कोई अलायंस जिसमें हम शामिल हो बन गया है, तो फिर जो उसकी क़यादत होगी वो मिलजुल के फैसला कर ले। हम पहले कह दें कि हम क्या एडवाइस करेंगे, ये गैर मुनासिब होगा। वो अगर इससे पहले अपने तौर पे वो अलायंस एक मौजूद है, अगर अपने तौर पे अगर वो चलना चाहते हैं, अपना फैसला करना चाहते हैं, उनको ज़ाहिर है ये हक हासिल है, वो जिस तरह से मर्जी फैसला करें, वो एहतजाज का ऐलान करें। मगर वो जो एहतजाज जो है वो फिर हम पे लाजिम नहीं होगा, या जो फैसले वो करेंगे वो हम पे लाजिम नहीं है। तो फैसले सिर्फ वो हम पे लाजिम होंगे जब एक शक्ल अलायंस जिसका हम हिस्सा हो, अगर उसने इख्तियार कर लिया तो देन जो है ना बात आगे चलेगी, वरना फिर वो उनका हक है कि वो अपने तौर पे जैसे मर्जी चले। तो इसका मतलब है कामरान साहब कि ये फ़ौरन तो नहीं होने जा रहा, क्योंकि अभी आपकी जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे उस दिन इंटरव्यू में मौलाना फजल रहमान साहब ने भी जिक्र किया है कि आपने काउंसिल का इजलास बुलाया है, ये पहला इजलास है जब से वो कॉन्स्टिट्यूट हुई है, और मेरे ख्याल में शायद वो मिड अप्रैल में, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। तो ये मामला थोड़ा अभी लंबा चलेगा। अभी मेरे ख्याल में JUIF को भी कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंसी नहीं है। देखिए, चीज़ें कुक हो रही हैं ना आहिस्ता आहिस्ता। PTI के लिए मामला बहुत ज़्यादा जो है ना उनके लिए वो हाइपर होंगे, क्योंकि उसके हाइपर होने की उनके पास वजह भी मौजूद है कि उनकी लीडरशिप जो है वो शायद कस्टडी में, तो वो जल्दी हाइपर हो सकते हैं या हो जाएंगे। मगर हमारे लिए जो है ना वो मामला इस तरह से कि जिसका नतीजा निकल सके। हम अगर सड़कों पर निकलेंगे या अगर कोई तहरीक शुरू करेंगे, वो किसी भी सूरत में हो, तो हम उसका कोई नतीजा निकालना चाहेंगे। ये नहीं होगा कि फिर उसके बाद जो है ना 10 दिन के बाद जो है ना आराम से घर बैठ जाएंगे। तो ये हमारी चीज़ें अभी तक जो है ना वो अगर के साथ वाबस्ता है। अगर जो है ना हमारी पार्टी के अदारे ने इजाज़त दे दी, या बाकी 2 अदारे इसके बाद और भी हैं, उन्होंने इजाज़त दे दी, तो देन जो है ना फिर मामला आगे लेके चलेंगे। सवाल ये है कि इलेक्शन जो है वो दुरुस्त नहीं हुआ, इस पे किसी का कोई एतराज़ नहीं है, इलेक्शन बिल्कुल गलत है, मगर आगे इसके खिलाफ जदोजहद किस तरह से की जाए, मिल के की जाए, अलग अलग की जाए, अभी इजाज़त इस पे लेनी है। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो रहा है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू चल रही है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा मज़ीद बात करेंगे कि अब JUIF जो है वो ये दहशतगर्दी वाली पॉलिसी में कहाँ तक हुकूमत को सपोर्ट कर सकती है, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो एक इत्तेहाद बनना है उसमें जो अगर अभी तक पेशरफ नज़र नहीं आ रही, तो क्या उसका मतलब ये है कि JUIF ने अभी कोई फ़ैसला नहीं किया, अभी भी उन्होंने तमाम ऑप्शंस
ओपन रखे हुए हैं। बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। जहाँ तक ताल्लुक है दहशतगर्दी के ऊपर जो पॉलिसी बन रही है, कामरान मुर्तज़ा साहब और जो आपकी जमात ने शमूलियत भी इख्तियार की, जो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और मौलाना फजल रहमान साहब ने उसमें बड़ी एक अहम तकरीर भी की, उसकी रोशनी में जो एक क्लियर पोजीशन मौलाना साहब ने ली हुई है और जो दहशतगर्दियों के ख़िलाफ़ जो कुछ भी कार्रवाई करनी है उसमें वो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि कौन दहशतगर्द है और कौन नहीं है। लेकिन उनका ये कहना है कि फौरी तौर पर जो है वो हमें एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना चाहिए। तो उस मीटिंग में शमूलियत के बाद अब जो एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो रहा है उसमें आपको आपकी जमात की तरफ एक आउटरीच हुआ है फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट, फ्रॉम द गवर्नमेंट कि जी आएँ हमारे साथ, हमारी मदद करें, हमें एडवाइस करें सो दैट वी कैन फॉर्मुलेट अ कोहेरेंट पॉलिसी। ये कुछ आउटरीच हुई है उस मीटिंग के बाद? ऐसा है, एक चीज़ को क्लियर कर दूं कि ये ऑपरेशन के हम हक में नहीं है। अगर आपके जहन में कोई ये मुग़ालता है कि ऑपरेशन की हमने कोई हमायत की है तो ये कतई नहीं। हम न बलूचिस्तान में ऑपरेशन चाहते हैं, न खैबर पख्तूनख्वा में, बल्कि मामला को हम जो है बातचीत से और तरीके के साथ जो है उसको हैंडल करना चाहते हैं, जो कि ये कैपेसिटी इस हुकूमत में नज़र नहीं आ रही। वजह उसकी बयान कर देता हूँ कि कमेटी की मीटिंग के बाद जो इलामिया जारी किया गया वो भी विदाउट कंसल्टेशन के जारी किया गया। जिस सेटअप को ये पता ना हो कि बगैर कंसल्टेशन के इलामिया नहीं जारी करते और अगर हम जारी करेंगे तो ये कहीं पे जो ना वो बैकफायर ना कर जाए, तो उसके साथ आप क्या ये समझते हैं कि वो इस दहशतगर्दी पे या इस तरह के मसाइल पे वो इन हालात पे काबू पा सकेंगे? तो उसके बाद की बातें जो आप कह रहे हैं कि किसी ने राब्ता किया है, वो यकीनन बिल्कुल राब्ता नहीं किया हमसे। जिससे ये इलामिया के लिए राब्ता ना किया गया, उससे बाद का राब्ता क्या करना है किसी ने? बड़ी हैरानकुन बात है कामरान मुर्तज़ा साहब। मैं जेन्युइनली यानी आई एम सरप्राइज कि इस वक्त जो जितना क्रूशल रोल प्ले कर सकते हैं मौलाना साहब, उसके बाद इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के बाद जो मोमेंटम क्रिएट होना चाहिए था उसमें तो गवर्नमेंट के लिए लाजिम है कि बाकी सारा काम छोड़कर और मौलाना साहब को ऑन बोर्ड लें। तो मैं जेन्युइनली सरप्राइज्ड हूँ कि बिल्कुल देयर इज़ ज़ीरो कॉन्टैक्ट। मौलाना ने बल्कि खुद ऑफर की थी अफगानिस्तान के मामले में भी और बाकी मामलात में भी कि अगर रियासत मुझसे कोई काम लेना चाहती है। मैंने पहले भी अफगानिस्तान के साथ इंगेज हुआ था और जो सारी बातें थी मैंने रियासत को आके एतमाद में लिया था। अब अगर दोबारा कोई जो है ना मुझसे कोई काम लेना चाहती है तो मैं पाकिस्तान के लिए उसके लिए हाजिर हूँ, मगर उसके बाद भी खामोशी। और अगर ये खामोशी इसी तरीके से रहती है और उसके बाद हमें ये मालूम होता है कि किसी तरह का ऑपरेशन शुरू हुआ है, ऑल्दो गवर्नमेंट कामरान मुर्तज़ा साहब ये कह चुकी है कि हम उस तरह का ऑपरेशन का नहीं सोच रहे जो स्वात में हुआ था या नॉर्थ एंड साउथ वज़ीरिस्तान में हुआ था, बल्कि जो ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है इन्हीं को स्टेप अप करना है मोस्ट लाइकली। बट अगर इसी तरह की कोई पॉलिसी जो है वो सामने आती है और उसमें आपसे मुशावरत नहीं हुई तो फिर खदशा तो फिर यही है कि फिर आप उसकी मुखालफत करेंगे। फिर देखिए, किसी भी ऑपरेशन की हमायत नहीं की जाएगी और कानून के मुताबिक किसी ने कोई क्राइम किया है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कोई कार्रवाई करनी है वो यकीनन की जा सकती है। मगर ऑपरेशन जिसको ऑपरेशन कहते हैं जो कि बगैर बिला तखसीस होता है और पूरे इलाके में होता है, उसको कतन उसकी प्रूव नहीं किया जाएगा। या जो बलूचिस्तान में हो रहा है या जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में जो मामला से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, इसके साथ जो है ना वो हम एग्री नहीं करते। इसी हवाले से मौलाना साहब ने जिस इंटरव्यू का मैं हवाला दे रहा हूँ उसमें उन्होंने ये कहा कि जी ये इतना सीरियस मामला है, इस पर तमाम लोगों को साथ बैठना चाहिए और मिलजुल कर जो है वो कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। अच्छा, अब ये वाली जो मीटिंग हुई है कौमी सलामती वाली, उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं आई और मौलाना साहब ने खुद कहा फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि अगर मेरे से पूछते तो मैं तो उन्हें मशवरा देता कि इस मीटिंग को अटेंड करें। अब अगर फॉलो अप इस तरह की मीटिंग होती है, एक और कोशिश होती है, तो आप की क्या एडवाइस होगी? पीटीआई क्या करे, किस तरीके से शमूलियत उसमें इख्तियार करे, या कोई उनकी जो डिमांड जेन्युइन डिमांड्स हैं वो गवर्नमेंट को माननी चाहिए फॉर देम टू टेक पार्ट इन दिस सच मीटिंग? जेन्युइन डिमांड्स माननी चाहिए, मगर ऐसा है कि गवर्नमेंट बुलाना नहीं चाहती थी और ये शायद जाना नहीं चाहते थे और दोनों ने मिलकर काम खराब किया। वो अगर नहीं भी बुलाना चाहते गवर्नमेंट, वो एक डिस्टेंस जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं या कोई अपना उस पर नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं आपके ना आने से, तब भी आपको जाना चाहिए क्योंकि ये मामला मुल्क को कौम का है
आप कम से कम मशवरा तो दे सकते हैं ना। ये बातें जो हम बाहर बैठ के करते हैं कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ये अंदर बैठ के भी होनी चाहिए। ये पीटीआई का एक मसला जो है वो ये भी है कि वो जो बाइकाट कर लेती है, अटेंड नहीं करती है, वॉकआउट कर जाती है, उसको छोड़ के ये सारा कुछ आपने अंदर करना होता है, अंदर कहना होता है ताकि कार्ड का हिस्सा बने। लेकिन मैं अभी फैसल चौधरी साहब से बात कर रहा था, कमरान मुर्तज़ा साहब, इसी हवाले से, और मैं यही जो उनसे जानना चाह रहा था कि अगर थोड़ी सी पॉजिटिव इंगेजमेंट करने की ज़रूरत है तो क्या वाकई में जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको कहा गया है कि भाई वो खान साहब से बात करें, थोड़ा उनको एडवाइस करें कि अपना रवैया हल्का सा नरम करें, को सोशल मीडिया को थोड़ा सा जो है वो कंट्रोल करें ताकि एक पॉजिटिव वाइब जाए। तो फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, खान साहब जो हैं वो इस तरह वन साइडेड कोई अकोमोडेशन नहीं देंगे और सोशल मीडिया जो है वो कोई खामोश नहीं होगा। देखिए बाज़ औक़ात जो है ना वो एक स्टेप पीछे होना पड़ता है, और अगर वो मफाद में हो, आप पीछे हो कि ज़्यादा क़ुव्वत से शायद जो है ना वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए जो है वो अगर तो आप इत्तेहाद बनाना चाहते हैं तो फिर इत्तेहाद के कायदीन के हवाले से जो उसका नज़म बने, जो उसका ढांचा बने, उनके हवाले छोड़ कर दीजिए कि वो मामलात को किस तरह से लेके चलते हैं। और अगर आपकी बात ये हो कि इत्तेहाद तो बने मगर उसको कंट्रोल कहीं और से किया जाए तो फिर नहीं चलेगा इस तरह से मामला। सेनेटर कमरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने का। नाज़रीन, JUI के हवाले से, एफ के हवाले से आप गुफ्तगू, और ये वाकई में एक काफ़ी हैरानकुन बात है कि जो मैं पहले भी एक बार बात कर चुका हूँ कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो मीटिंग हुई थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, उसके बाद एक मोमेंटम जनरेट होना था जिसके नतीजे में ये क्लैरिटी आती है कि हम किस तरीके से अपनी पॉलिसी को आगे लेके चल रहे हैं, हमने किस तरह कॉपरेशन करना है, नहीं करना, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हमने कैसे एक पॉलिटिकल कंसेंसस जो है वो डेवलप करना है। आपको याद होगा कि जो उसका अलामिया आया था उस मीटिंग का, उसमें लिखा हुआ था कि जो लोग इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए उनके साथ जो है वो मामलात आगे बढ़ाने के लिए जो है वो कार्रवाइयाँ या कोशिशें जारी रहेंगी, विच मीन्स के गवर्नमेंट ने खुद एक दरवाज़ा खोला हुआ है। उन्होंने खुद अपने लिए एक स्पेस रखी हुई है कि PTI से और दीगर अपोजिशन जमातों से जो है वो मज़ीद इंगेज किया जाए। अब PTI तो चले दूर की बात है, अगर मौलाना फजल रहमान साहब से भी अगर गवर्नमेंट उस तरीके से जो है वो इंगेज नहीं कर रही, उनसे राब्ते नहीं कर रही, उनको ऑन बोर्ड लेने की कोशिश नहीं कर रही, तो फिर वाकई में ये बड़ी हैरानकुन बात है। और शायद यही वजह है कि इस वक्त जो हमें मोमेंटम नज़र आना था वो नज़र नहीं आ रहा। ऊपर से अब क्योंकि ईद का वक्त आ रहा है, ईद की छुट्टियाँ आ रही हैं, तो वैसे ही तमाम तर कार्रवाइयाँ जो हैं वो ठंडी पड़ जाती हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अहम इम्पॉर्टेंट क्रूशल वक्त था जो लगता यूँ है कि गवर्नमेंट ने ज़ाया कर दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, आपसे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।